हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ बुक हम लोग पढ़ेंगे। आज एनसीईआरटी बुक है जो चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं रियल्स नंबर, जो इसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग आज देखते हैं कि इसमें आज बेसिक तरीके से इसको हम लोग देखेंगे, पूरा अंदर घुस के हम लोग देखेंगे इसको। तो पहला यहाँ पे प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है नहीं है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो वैसा संख्या जिसको हम लोग नंबर कह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सभी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो उसी तरह से फिर है दूसरा कि पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या है, इसमें हम लोग सिर्फ जीरो, इसमें सिर्फ क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ जीरो जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, इसमें जीरो जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा मेरा, पूर्ण बन जाएगा, पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूर्णांक जिसको इंटीजर कहते हैं और इसको हम लोग जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये पूर्णांक क्या है, इसमें हम लोग ऋणात्मक संख्या जोड़ देते हैं। ये जो मेरा है इसमें हम लोग -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इत्यादि इस तरह से जो जाएगा उसको हम लोग इंटीजर कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे यह है कि यहाँ पे दो प्रकार के पूर्णांक होते हैं। एक देखिए यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक जो जीरो से छोटा होता है। ठीक है, एक इसको हम लोग कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और यहां से इधर जो है ये धनात्मक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। और ये जो मेरा जीरो हो ना तो ये धनात्मक है और ना ये ऋणात्मक है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं जहां से जो मेरा ये क्वेश्चन बनता है, इससे जो हमारे किताब में जो क्वेश्चन बन रहा है, जो प्रश्नावली में ये क्वेश्चन आएगा, इधर से आएगा। ये आप लोग को दिखाने के लिए, समझाने के लिए हम लोग ये कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या यहां पे जो संख्या, या हम लोग लिख सकते हैं कि जिस संख्याएं को P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो P/Q है, जो यहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं होगा, Q जो है 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर नहीं होगा, 0 से ये बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, एग्जांपल ये देख सकते हैं 4/3 ये परिमेय संख्या है, 9/6 ये परिमेय संख्या है, -3/2 ये परिमेय संख्या। देखिए जो यहाँ पे Q, जो मेरा Q यही हुआ, Q क्या 3 0 के बराबर नहीं है, 6 देखिए 0 के बराबर है नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या, नया टॉपिक है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं को हम लोग देखेंगे। वैसा संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे में देखिए √2, क्या इसको P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। √5 P/Q के रूप में नहीं होगा, √3 P/Q के रूप में नहीं होगा। इस तरह से हम लोग कुछ भी कर देंगे P/Q के रूप में नहीं होगा। और यहाँ पे पाई भी है, वो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं जो नया टॉपिक है। देखिए यहाँ पे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं नहीं कहते उसके बारे में हम लोग देखते हैं। रियल नंबर, जो मेरा चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो रियल नंबर यहाँ पे यह है, टोटल नंबर जितना भी नंबर होता है उसको हम लोग वास्तविक संख्या
कहते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं ये कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में इसमें रूट भी 2 भी आएगा, 1 भी आएगा, -3 भी आएगा, 4 भी आएगा, ये सब कुछ भी हो सब वास्तविक संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है यूक्लिड विभाजन परिमिका। ये देखिए परिमिका मतलब ये होता है कि जो पहले से सिद्ध किया हुआ है उसके अनुरूप किसी दूसरे को हम लोग को हल निकालना, उसी को हम लोग परिमिका कहते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन परिमिका को हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि एक मान लीजिए कि 21 मान लिए और एक यहाँ पे 4 मान लिए। ठीक है, तो बड़ा कौन है? 21 की 4, तो देखिए मेरा 21 बड़ा है, तो एक हम लोग भागा देते हैं। देखिए 21 को 4 से भागा दिए तो कितना बार मिलेगा? 5 5 20, कितना बच गया मेरा? शेष 1 और एक भागफल। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 21 बराबर 4 गुने 5 प्लस 1, ये होगा कि नहीं होगा? इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे माने, फिर यहाँ पे इसी तरह से चलेंगे, माना ये और यहाँ पे b मान लिए। ठीक है, b से बड़ा ये है, इसी तरह से सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे। तो भागा देंगे, b से ये को जब भागा देंगे तो यहाँ पे कुछ भागफल जरूर प्राप्त होगा। भागफल को हम लोग q से दर्शाते हैं, और यहाँ पे कुछ शेषफल जरूर प्राप्त होगा, r प्राप्त होगा। तो हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये बराबर b इंटू क्यू प्लस r, जहां पे ये r है जो 0 से या 0 के बराबर होगा, और यहाँ पे जो ये मेरा b है, b r से बड़ा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ये है यहाँ पे निकल गया मेरा, यही प्रूफ करना है हम लोगों को। तो हम लोग इसको लिखित के माध्यम से देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसको लिखित के माध्यम से देख लेते हैं। एक बार न्यूमेरिकल के माध्यम से हम लोग समझे थे कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर दो अद्वितीय पूर्णांक संख्या q और r विद्यमान है। जैसे में देखिए यहाँ पे दो धनात्मक b a और b दिया हुआ था, इसमें क्या क्या जुड़ गया? q जुड़ गया और यहाँ पे r जुड़ गया। हम लोग पहले भी देखे थे कि जो r है 0 से बड़ा है और जो q r से बड़ा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि नया क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? देखिए एल्गोरिथम का मतलब कि कोई दिया हुआ है उसको हम लोग स्टेप वाइज समझेंगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, इस प्रक्रिया से जिसको हम लोग हल करेंगे उसी को एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आप देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है नहीं है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से दो धनात्मक संख्याओं का HCF निकाला जाता है, ज्ञात किया जाता है। HCF, दो धनात्मक संख्याएं का HCF ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको समझने के लिए हम लोग मानते हैं, माना C और D मान लेते हैं, हम लोग 2 अंक मान लेते हैं। ठीक है, जो D से C पड़ा है, ये 2 अंक हम लोग मान लिए। उसके बाद अब इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करेंगे इसको। तो चलिए हम लोग प्रयोग करके देखते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करेंगे हम लोग। यहाँ पे दीजिए, भागा दीजिए, हम लोग C को D से भागा देंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? Q प्राप्त होगा, यहाँ पे R प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे स्टेप 1 जो कह रहा है, स्टेप 1 जो कह रहा है
तो हम लोग स्टेप 1 में हम लोग देख रहे हैं कि सी और डी का यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके क्यू और आर प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये हम लोग को प्राप्त हो गया। लेकिन अगर आर बराबर 0 प्राप्त नहीं हुआ है तो स्टेप 2 करना पड़ेगा हम लोगों को। और स्टेप 2 में अगर आर बराबर 0 है तो जो मेरा डी ये है, ये जो डी है, डी पूर्णांक सी और डी का HCF हो जाएगा। जो डी है सी और डी का HCF प्राप्त हो जाएगा। यदि आर बराबर 0 नहीं होता है तो डी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जो फर्स्ट में दिया हुआ था सी को भागा हम लोग दिए थे डी से, तो क्यू और आर प्राप्त हुआ था। अगर आर बराबर 0 नहीं है, आर बराबर 0 नहीं है तो फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे यह किया जाएगा कि आर से अगर हम लोग डी को भागा कर देंगे और यहाँ पे Q1 प्राप्त होगा और यहाँ पे R1 प्राप्त हो जाएगा। अगर यह प्रक्रिया अगर यहाँ पे 0 प्राप्त हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर यही प्रक्रिया हम लोगों को आगे दोहराना पड़ेगा कि R1 से R को हम लोग भागा देंगे, यहाँ पे Q3 प्राप्त होगा और यहाँ पे R2 भी प्राप्त हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया, अगर तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये प्रक्रिया लंबा तक चलेगा। और जब तक नहीं होता तब तक, जब तक 0 हमको प्राप्त नहीं होता, यहाँ पे R बराबर 0 जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक हम लोग करते चलेंगे। स्टेप थर्ड में जो है वही है, स्टेप थर्ड में जो अभी आप लोग को बताएं कि ये प्रक्रिया जब तक यहाँ पे R बराबर 0 प्राप्त नहीं होगा, R बराबर 0 प्राप्त नहीं होगा तब तक हम ये काम करते रहेंगे। स्टेप थर्ड में ये बताया जाता है। इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण जो है, उदाहरण नंबर 1, उसको हम लोग देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 12,576 और दिया हुआ है 4,052। बड़ा मेरा यह है, इसलिए अब यहाँ पे हम लोग भागा देंगे। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करेंगे इसमें। 12,576 को हम लोग 4,500 इससे इतना से भागा, 52 से भागा देंगे तो 3 बार में आएगा, 3 टाइम्स में आएगा। ये 6, 5 तिया 15, फिर 5 और 4 तिया 12। अब यहाँ पे इसको हम लोग घटाव करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, इतना प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिखना है, यहाँ पे 12,000 यूक्लिड विभाजन 12,576 इज इक्वल टू बराबर, यहाँ पे हम लोग देंगे 4,052 गुने 3 प्लस, जहां पे R बराबर नॉट 0। फिर इसी तरह से अगर 0 नहीं हुआ तो फिर अगर हम इसको ले आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे 4 इसको भागा देंगे तो ये लग रहा है मेरा 9 बार में, 9 3 18, तो यहाँ पे फिर हम लोग भागा देंगे 420 से। 4,052 को जब भागा 9 बार में लगाएंगे तो आएगा 3780। तो यहाँ पे घटाते हैं तो 270 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4,052 बराबर 420 गुने 9 प्लस 270, जहां पे R बराबर नॉट इज इक्वल टू 0, R बराबर 0 नहीं है। फिर हम लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे 420 को फिर भागा देंगे हम लोग, 420 को भागा देंगे, एक बार में देंगे भागा यहाँ पे तो 270 आएगा, घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 0। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे फिर यूक्लिड विभाजन में आएंगे हम लोग और लिखेंगे 420 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 420 का यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 270 गुने
1 प्लस 150, जहां पे r बराबर 0 नहीं है। फिर यही प्रक्रिया को यहाँ पे 270 को 1 से 50 से भागा देंगे तो एक बार में लगेगा, और फिर यहाँ पे हम लोग ये लाएंगे तो फिर यहाँ पे इसी तरह से 270 बराबर 150 गुने 1 प्लस 120। फिर यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे यहाँ पे देखिए थोड़ा भागा में गड़बड़ी हो गया था। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 124 बच गया। 124 को हम लोग 148 में भागा देंगे तो चलिए कितना बार में, एक बार में फिर लगेगा, और यहाँ पे 124 आएगा तो यहाँ पे फिर कितना बच गया, 24 मेरा। फिर इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन में परिमिका में प्रयोग करके लिखेंगे तो 148 बराबर 124 गुने 1 प्लस 24। फिर हम लोग आगे देखते हैं 124 को 24 से हम लोग भागा देंगे तो कितना आएगा, 4, शेष 4 बच गया। तो यहाँ पे 124 बराबर, मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा है, 124 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 24 गुने 5 प्लस 4 बच गया। और फिर अब आगे हम लोग देखते हैं 24 को, जबकि यहाँ पे 0 r बराबर 0 नहीं है, r बराबर 0 नहीं है। अब यहाँ पे बच गया है मेरा 24 को 4 से भागा देंगे तो 6 बार में मेरा 24 आ जाता है। तो चलिए यहाँ पे मेरा r बराबर 0 हो गया है। तो यहाँ पे 24 बराबर 6 गुने 4 गुने 6 प्लस 0। चलिए तो यहाँ पे अब यहाँ पे HCF कितना निकल जाएगा, कौन पूरा काटा है, 4 मेरा ये मेरा HCF बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और प्रश्नावली को हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इधर जितना था वो हम लोग टोटल क्लियर कर दिए, जो मुख्य जो एग्जाम की दृष्टि से या फिर समझने के लिए जो